तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं तुम चंदन हम पानी निबंध के बारे में, जिसे लिखा है विद्यानिवास मिश्र जी ने। तो दोस्तों ये जो निबंध है बहुत ही ज्यादा संस्कृत निष्ठ है। इसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भरपूर तरीके से किया गया है। जब आप इसे पढ़ने के लिए जाएंगे आपको इसमें दोस्तों ये समझ में आएगा कि चंदन के बारे में बात चल रही है और थोड़ा बहुत कुछ और जो नॉर्मली शब्द हमारी आंखों के सामने आती है वो, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसके अंदर इतने ज्यादा संस्कृत के शब्द प्रयोग करे गए हैं कि समझना इसे काफी मुश्किल हो जाता है। आप में से जिसका बैकग्राउंड संस्कृत का रहा होगा, संस्कृत के शब्दों को समझता है, उसके लिए तो ये निबंध आसान है, बाकी और सबों के लिए काफी ज्यादा कठिन है। फिर भी दोस्तों मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल आसान से तरीके में आप तक इस निबंध को पहुंचाने की। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस निबंध के दोस्तों 3 पार्ट है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि जब निबंध शुरू होता है तो वो अपने घर के परिवेश के बारे में बताते हैं। यहाँ पर निबंध बहुत हल्का रहता है। जैसे ही दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये निबंध विचारात्मक होता है। तो इस निबंध का जो असली उद्देश्य है वो दूसरे पार्ट से शुरू होता है और तीसरे पार्ट तक बिल्कुल ये अपने चरम पर पहुंच जाता है निबंध। चलिए दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला निबंध की शुरुआत में विद्यानिवास मिश्र जी अपने बचपन के टाइम के घर का जो वातावरण था उसे एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं। विद्यानिवास जी का दोस्तों संयुक्त परिवार था। उनके पिताजी और उनके 2 भाई ये सब साथ में रहते थे आपस में, ठीक है। तो इनका परिवार ब्राह्मण परिवार था। इनके परिवार में क्या है, भगवान की पूजा वगैरह होती थी। तो इसमें जो सबसे प्रमुख पार्ट जिसका वो वर्णन करते हुए है चंदन का। उनके घर में चंदन क्या है, निरंतर घिसे जाते थे भगवान को चढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से उनके घर में घंटों पूजा हुआ करती थी और विद्यानिवास जी मिश्र क्या है वहीं पर ही बैठ करके पूजा को देखते थे। और अगर उन्हें बीच बीच में किसी सामान की जरूरत पड़ती थी तो देव भाषा में क्या है विद्यानिवास जी से उनसे मांग लेते थे। तो इस प्रकार का उनका कुछ धार्मिक वातावरण था। चंदन घिसने के बाद दोस्तों सबसे पहले भगवान के ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद जो चंदन बच जाता है उसे वो क्या है अपने परिवार वालों के जन पे लगा देते थे। तो विद्यानिवास जी के पिता जो है उनको बचा हुआ चंदन क्या है उनके सर पर लगा देते हैं। और उनके पिताजी ने ही उन्हें ये शिक्षा दी थी कि चंदन सबसे पहले क्या है भगवान को अर्पित किया जाता है, उसके बाद ही उस चंदन को क्या है हम अपने ऊपर लगा सकते हैं। अगर चंदन को बिना भगवान को अर्पित किए अगर हम लगाते हैं वो क्या है पाप माना जाता है। ऐसी शिक्षा उनके पिताजी ने विद्यानिवास मिश्र जी को दी थी। इसके बाद दोस्तों विद्यानिवास जी का सबसे फेवरेट टाइम आता था वो है प्रसाद का, जो कि हर बच्चा क्या है पूजा में इसलिए ही बैठता है ताकि उसे लास्ट में प्रसाद मिल सके। तो ये तो था नॉर्मल वातावरण जो उनके शुरुआती घर में था, जिसके बारे में वो जिक्र करते हैं। यहाँ तक कुछ भी मुश्किल नहीं है निबंध में, सब कुछ आसान सा लग रहा है। पर जो जो बातें मैंने आपको बताई, संयुक्त परिवार, सांस्कृतिक वातावरण, धार्मिक पाठ पूजा और चंदन का घिसा जाना, ये सारी बातें दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ लेके छुपी बैठी है, जो कि आपके सामने आएगा इस दूसरे में और तीसरे में। दूसरे में परतें धीरे धीरे खुलेगी और तीसरे में जाके बिल्कुल ही खुल जाएगी कि ये जो बातें आई है हमारे सामने किन अर्थों को लेके बैठी हुई है। विद्यानिवास जी का दोस्तों ये निबंध ललित निबंध की कैटेगरी में आता है। आप लोग पता करिए ललित निबंध क्या होता है और नीचे कमेंट में उसकी परिभाषा डालिएगा। अभी तक दोस्तों हमने जिस दृश्य की बात करी उस दृश्य के माध्यम से विद्यानिवास मिश्र जी हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते थे इसके बारे में हम बात करेंगे। इस निबंध की दोस्तों अगर मैं आत्मा की बात करूं, यानी जो इस निबंध का मूल है वो क्या है, सांस्कृतिक चेतना। कि भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है, उसकी जो परंपरा है, किस तरीके से वो उससे क्या है विलुप्त होते जा रहे हैं, लोग उससे हटते जा रहे हैं। इस चीज को दिखाना इस निबंध का प्रमुख उद्देश्य है। शुरुआत में मैंने आपको जिक्र किया उनका परिवार क्या है संयुक्त परिवार में था। आज उसकी धारणा बदलती जा रही है, संयुक्त परिवार क्या है बिल्कुल हटते जा रहा है। दूसरी बात दोस्तों जो मैंने आपसे करी, उनका जो घर का धार्मिक परिवेश था, कैसे पूजा पाठ वगैरह चल रही थी, जो भी परंपरा दोस्तों हमारी भारतीय पद्धति की पहले थी, आप याद कर सकते हैं, वो क्या धीरे धीरे चेंज हो रही है। इसके बाद दोस्तों हमने बात करी थी चंदन के घिसने की, कि चंदन को क्या है स्वयं घिसना चाहिए। चंदन को दोस्तों स्वयं घिस करके उसे प्रभु को अर्पित करना, को स्वयं घिसना यहाँ पर कर्म की प्रधानता को दिखाता है। आज हमारे भारत देश में दोस्तों बदलाव देखिए कि लोग क्या है कर्म करने से भागते हैं, सभी बैठ करके खाना चाहते हैं। तो उसी अकर्मण्यता के भाव को दोस्तों यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो अकर्मण्यता का भाव है फैल रहा है। इसके लिए दोस्तों निबंध में एक एग्जाम्पल आता है कि किस तरीके से एक जो महापंडित होता है, एक तरीके से जो उच्च पद वाला व्यक्ति होता है, वो पूजा पाठ करने के लिए केवल कब आता है, बिल्कुल अंतिम क्षण में आता है और आरती करके सिर्फ चला जाता है, बाकी टाइम वो बैठा रहता है। चंदन को स्वयं घिसना, फिर उसे प्रभु को अर्पित करना, उसके बाद उसका स्वयं उपयोग करना। अगर इन प्रतीकों को मैं खोलूं तो चंदन को स्वयं घिसना प्रतीक था कर्म की प्रधानता को दिखाना, कर्म को अपने जीवन में अपनाने का। दूसरी बात हुई प्रभु को उस चंदन को पहले अर्पित किया, पहले उसे खुद नहीं लगाया, पहले अर्पित किया, यानी अर्पित भाव। जो भी कर्म वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने लिए ना करके
स्वयं के स्वार्थ से हट करके पहले उसे अर्पित भाव से करना चाहिए, यानी समाज के भाव से वो कार्य हुआ। उसके बाद क्या है, जो बच गया वो क्या है, अपने लिए लिया। इस अर्पित भाव को दिखाने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। ये जो बात मैंने आपको बताई, ये इस पूरे निबंध का एक तरीके से सार है। मेन जो बात है, मेन जो फोकस है उनका इसी पर ही है। भारत की अगर प्राचीन संस्कृति आप देखें, वो पहले से ही क्या है, कर्म प्रधान रही है। और कर्म प्रधानता के साथ अर्पित भाव यानी समाज सेवा का भाव उनके मन में पहले रहा है। स्वयं से पहले दूसरों की परवाह करना उनकी संस्कृति में हमेशा से रहा है, और उसके बाद स्वयं के बारे में सोचते हैं। जो सेवा का भाव है वो भारत की संस्कृति का पार्ट है। पर जब से दोस्तों हमारे भारतीय पश्चिमी देश का अनुकरण करने लगा है, अंधा अनुकरण, जब से हमारी संस्कृति बिल्कुल गिरती जा रही है। ये जो बातें मैंने अभी आपसे करी दोस्तों, इसको अभी हम और गहनता से समझेंगे। जो बातें दोस्तों जितनी सरल और आसान लगती है, असल में उनके पीछे छुपा जो अर्थ है उतना ही ज्यादा गहरा होता है। उसका एक एग्जाम्पल विद्यानिवास मिश्र जी का ये निबंध आज आपको प्रूफ करके दिखाएगा। और इसी प्रकार का दोस्तों एक निबंध है मजदूरी और प्रेम, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। वो भी अगर आप देखेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ इसी प्रकार का निबंध है, जहाँ पर श्रम की प्रधानता को दिखाया गया है। और जो पश्चिम के अंधा अनुकरण का प्रभाव न केवल हमारी संस्कृति पे पड़ा है, बल्कि हमारी जीवन शैली को भी उसने क्या बिल्कुल बिगाड़ करके रख दिया है। इसका आपको वर्णन उसमें मिल जाएगा। पश्चिम के जो लोग थे वो खुद अब उस पुराने ढर्रे पर वापसी जा रहे हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों विद्यानिवास मिश्र जी बताते हैं कि मानव जो है, मानव की महत्वता के ऊपर वो बात करते हैं कि मानव को वो ईश्वर तुल्य बताते हैं। मानव स्वयं से हट करके अपने बारे में जो सोचता है, अपने से केंद्रित होके, अपने से हट करके दोस्तों जब वो कुछ सोचता है, तब जाके जो उसका जो वास्तविक मूल्य होता है वो बढ़ता है। जब तक दोस्तों मानव अपने बारे में, अपने में ही केंद्रित रहता है, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होता है। विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं, जैसे ही मानव अपने इस अहम वाले भाव से अपने बारे में जो हमेशा सोचता है उससे बाहर निकल करके सोचने का प्रयास करता है, तो मानव के अंदर यानी नर के अंदर जो नारायण छुपे हैं उसका जो स्वरूप है वो बाहर आता है और उसके व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा विशाल बनाता है। तो ये बताते हैं उसकी महानता के ऊपर। आपने दोस्तों काफी लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि मानव के अंदर ही क्या है, भगवान बसते हैं। और जो लोग दोस्तों नर के अंदर नारायण को देख पाते हैं वो लोग इस प्रकार का संबोधन भी करते हैं कि नारायण को नमस्कार, मनुष्य को इतना सम्मान भी दिया जाता है। और ये केवल तब होता है जब वो अपने स्वार्थ परे से हट करके जीवन में क्या है, संघर्ष करता है, जीवन में क्या है, कर्म करता है, कुछ कार्य करता है। और वो कार्य भी स्वयं के लिए ना करके सबसे पहले अर्पित भाव से करता है, सामाजिक भाव से करता है। इसके बाद ही दोस्तों उसके अंदर का नारायण जो है बाहर की तरफ आता है। आप ऐसे हजारों एग्जाम्पल दोस्तों इतिहास में जाकर के देख सकते हैं, जो लोग अपने बारे में ना सोच करके दूसरों के बारे में सोचा है। उन लोगों का जो व्यक्तित्व कितना ज्यादा महान बना है, उदात्त बना है। जिन भी व्यक्तियों को दोस्तों आज महान माना जाता है उनका आप चरित्र देखिए, आपको इससे मैच करता हुआ मिलेगा। उनके अंदर कर्म करने की भावना प्रचुरता में होगी, अपने स्वार्थ से, अपने आत्मक्लिष्टता से हट करके समाज के बारे में सोचते हैं। बस यही दो बातें दोस्तों उनको क्या है, उदात्त बना देती है, उनको विशिष्ट बना देती है। और यही दोस्तों हमारी परंपरा का क्या है, मूल बीज था, जो कि आज बिगड़ गया है। मानव की दोस्तों ये जो सोच अपने स्वार्थ के बारे में सोचने की, वो मानव को इतना ज्यादा छोटा बना देती है, उसका मूल्य इतना कम कर देती है। तो कुछ लोगों ने इसी मूल्य को बढ़ाने के लिए ये शब्द यूज किया, उन्हीं की क्या है, प्रभुता को बढ़ाने के लिए, उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए ये शब्द यूज कर लेते हैं, प्रभु हम चंदन तुम पानी। उन लोगों को दोस्तों मिश्र जी कहते हैं। उससे पहले आपको एक बात जाननी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, ये आप इसे चंदन मान लीजिए, ये है कोई पत्थर जिसपे चंदन को घिसा जाता है, और ये क्या है, पानी है। चंदन को यदि दोस्तों हम डायरेक्ट घिसना चालू कर दे तो वो जो चंदन है वो नहीं पिसता, तो उसके लिए हल्का सा पानी उस पर हम लगाते हैं, तो चंदन पर हल्का सा पानी पड़ते ही वो पसीज जाता है। यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि प्रभु जी हम चंदन, जिन लोगों के लिए उन्होंने ये शब्द यूज किया हम चंदन, मैंने बताया था वो लोग कौन है, इतने सीमित है जिन्हें अपने से ही फुर्सत नहीं है, उन लोगों को चंदन बता दिया। प्रभु जी तुम पानी, तो प्रभु का अस्तित्व तो बड़ा विशाल है। तो जैसे ही उसके छोटे से चंदन रूपी पर प्रभु का जो विशालकाय पानी जब उस पर पड़ेगा तो चंदन दोस्तों घिसेगा नहीं, बह जाएगा। तो ये छोटा सा व्यंग विद्यानिवास मिश्र जी करते हैं उन लोगों के लिए जो ये शब्द यूज करते हैं। इसलिए दोस्तों जो चलन में है वो है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु क्या है, चंदन है और हम पानी है। जैसे ही दोस्तों पानी चंदन पर पड़ता है, चंदन पसीज जाता है और उसका जो रूप सामने आता है, उस रूप को ही क्या है, लेप के रूप में यूज किया जाता है और वो बहुत ही शीतल होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ही हम, जिसे पानी का रूप कहा गया है,
प्रभु के चंदन रूपी रूप में जैसे ही मिलते हैं, हमारा जो अस्तित्व होता है छोटा सा, वो क्या है, विशाल हो जाता है, वो भी बड़ा हो जाता है, उसका भी क्या है, महत्व हो जाता है। चंदन क्या है, उस पानी के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो हमारा जो क्षुद्र रूप था वो क्या है, विशाल हो जाता है। तो इसलिए ये वाली लाइन ज्यादा उपयुक्त है। और ये जो लाइन यूज करते हैं वो इसीलिए ही यूज करते हैं कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है प्रभु में समा जाए और उन्हीं के कुछ समान रूप हो पाए। तो इसीलिए कहते हैं प्रभु जी आप चंदन और हम पानी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी क्या है, अर्पित का भाव है। अपने आप को जब हमने प्रभु को अर्पित किया, उसके बाद ही क्या है, उसका व्यक्तित्व चंदन की तरह विशाल बना, चंदन के जितना क्या है, महत्वपूर्ण बना। उससे पहले तो उसका क्या है, वो सीमित था, उसका उतना महत्व नहीं था। जैसे ही चंदन से मिला, उसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया। पर ऐसा कब हुआ, जब उसने अपने आप के अंदर क्या है, अर्पित का भाव रखा। तो ये अर्पित का भाव दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो भाव मैंने बताए हैं आपको, पहला अर्पित का, दूसरा कर्म। और ये जो कर्म है ये भी स्वयं के लिए नहीं है, दूसरों के लिए पहले कर्म है, तभी उस कर्म की क्या है, सार्थकता है। वरना उस कर्म की भी कोई सार्थकता नहीं है जो केवल अपने लिए किया गया हो। तो यही दोस्तों भारतीय संस्कृति है। और यही जो है, और ये जो भारतीय संस्कृति है किसकी वजह से, पश्चिम से आए विचारों की वजह से क्या है, विकृत होती जा रही है, जिसकी वजह से आज हमारे समाज में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो समाज में आज जो फैला दुख है उसका रीजन यही है कि हम अपनी भारतीय की जो परंपरा है, पद्धति है, उसे भूल गए, उसे खो चुके हैं। जबकि उसके अंदर इतना दम था कि ज्यादातर लोगों को क्या है, वो सुखपूर्वक जीवन प्रदान कर सकता था। अब थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों। चंदन को क्या है, विद्यानिवास मिश्र जी ने एक विश्व भावना के प्रतीक के रूप में डाला है कि चंदन क्या है, चाहे भारत के किसी भी कोने में कहीं पर भी यूज किया जाता हो, वो उसी तरीके से सबको एक समान लाभ देता है। किसी के प्रति कोई, सबको एक समान क्या है, लाभ देता है। जैसे चंद्रमा अपना प्रकाश सभी को फैलाता है, सभी को बराबर देता है, ठीक उसी प्रकार से क्या है, मनुष्य जब अपना कर्म करता है वो भी क्या है, उसका संपूर्णता में उसका कर्म हो, केवल अपने तक सीमित ना हो, संपूर्णता में उसका कर्म हो। तभी जो है क्या है, उसके कर्म में, उसके व्यक्तित्व में सुंदरता आ पाएगी। चंद्रमा जिस प्रकार से दोस्तों सबको समान रूप से शीतलता प्रदान करता है, इसलिए उसकी महत्वता है। चंदन क्या है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगे वो क्या है, उसको शीतलता प्रदान करता है। वो किसी भी व्यक्ति पर लगे उसको वही फायदे, वही गुण देता है जो उसने दूसरे व्यक्ति को दिए, अगर परिस्थितियां सेम हो तो। क्योंकि परिस्थितियां बदलती है तो चंदन का जो गुण है वो भी बदल जाता है। जैसे दुख के क्षणों में चंदन क्या है, हमें सुख प्रदान नहीं करता, शीतलता प्रदान नहीं करता, वो क्या है, हमें दुख के क्षण ही प्रदान करेगा। ऐसे ही चंदन को यदि आप विष में मिला दोगे तो वो उसके जैसा ही हो जाता है। तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग भी क्या है, चंदन का जो लाभ है लोगों को मिलता है वो अलग अलग हो जाता है। परंतु दोस्तों मेन बात यहाँ पर ये है कि चंदन से जो मिलने वाला फायदा है वो सबको समान रूप से मिलता है, अगर परिस्थितियां समान हो तो ये तो बात हुई चंदन के विश्व रूप के बाद। तो यहाँ पर इन प्रतीकों के माध्यम से वो यही बताना चाह रहे हैं कि मानव का जो अस्तित्व है उसे भी क्या है, संपूर्णता में और व्यापक होना चाहिए। तो ये है इसकी मेन भावना। इस निबंध के अंदर दोस्तों चंदन के 4 या 5 प्रकार आपको बताए गए हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला चंदन वो बताते हैं मलयज, जो नॉर्मली चंदन होता है सफेद रंग का, उसको उन्होंने बताया है मलयज चंदन। तो उन्होंने एक उदाहरण भी दे दिया इनका, जैसे कि तुलसीदास, उनका व्यक्तित्व भी क्या है, मलयज चंदन की तरह है, शीतलता प्रदान करने वाला। ठीक उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण वो देते हैं लोह चंदन का, उसके अंदर वो उदाहरण दे देते हैं कि कालिदास का जो चरित्र है कुछ उस प्रकार का है। एक और चंदन का उदाहरण आता है रक्त चंदन। रक्त चंदन नॉर्मली दोस्तों शक्ति को चढ़ाया जाता है, यानी नवरात्रि के टाइम पे माता देवी की पूजा जो की जाती है उनके ऊपर क्या है, ये रक्त चंदन चढ़ाया जाता है, ये लाल रंग का। और तीसरे चंदन की वो बात करते हैं हल्दी चंदन, और इसके अंदर उन्होंने जो उदाहरण दिया सूरदास, व्यास और हित हरिवंश। तो जिन जिन लोगों का व्यक्तित्व, उनके गुण इन चंदन से मिलते हैं, उन्होंने इनके एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए। चौथा एग्जाम्पल वो देते हैं गोपी चंदन का। गोपी चंदन अस्तित्व में कैसे आया, इसके ऊपर एक कहानी भी है कि एक स्नान गृह है जहाँ पर गोपियां स्नान कर रही है। तो वहीं पर ही क्या है, उन्होंने अपने भगवान के इष्ट के दर्शन करे, जिसके बाद उनसे जो मट्टी वहां पर थी, जो टच हुए उनसे, तो उन गोपियों के स्पर्श से वो जो मट्टी थी क्या बन गई, गोपी चंदन। ये कहावत थी कि गोपी चंदन इस प्रकार से अस्तित्व में आया। तो निबंध में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी, और मुझे लगता है इतना काफी है। वैसे तो और भी बातें हैं, पर आप खुद जाकर के पढ़िएगा। वैसे तो बहुत ही मुश्किल है, समझ में तो कम आएगा, पर इतना सुनने के बाद आपको मेरे ख्याल से अब दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। बाकी
आप जब निबंध पढ़ेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस था मुझे बताना जरूर। मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, उसमें आप अपना एक्सपीरियंस बताना। चलिए अब मैं इसे समराइज कर देता हूँ। तो इस निबंध का जो मेन उद्देश्य था वो था सांस्कृतिक चेतना जो भारत की खोती जा रही है। किसकी वजह से? पश्चिम के अनुकरण की वजह से, अंधा अनुकरण की वजह से। तो उसी को इन्होंने इसमें दिखाया है। किसके माध्यम से? चंदन के माध्यम से। ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई, चंदन घिसने से लेकर अर्पित करने की, उसके बाद किस प्रकार से वो कर्म भावना से जुड़ती है, अर्पित भाव से जुड़ती है। फिर मैंने आपको बताया कि मनुष्य को किस तरीके से ईश्वर तुल्य बताया गया, नारायण के समान बताया गया, और उसका जो शुद्रपन है, वो जो उसका मनुष्य का सिमटा हुआ उसका जो अस्तित्व है, उसे विशाल कैसे बनाया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रभु जी हम चंदन तुम पानी, इसके ऊपर क्या व्यंग था। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसके पीछे का अर्थ क्या है, मैंने आपको ये बताया कि चंदन जो विश्व भावना के प्रतीक में कैसे आता है। तो कुल मिलाकर के अगर शॉर्ट में बताऊं, बिल्कुल छोटा 1-2 लाइन के अंदर, तो यही है इसका मूल उद्देश्य। व्यक्ति को कर्म कैसा करना चाहिए? स्वार्थ से हट करके, अर्पित भाव उसमें जोड़ करके, जिससे क्या है वे अपने सीमित जो मनुष्य का अस्तित्व है उससे बढ़ करके क्या है वो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा करता है। उसके बाद वो समाज के लिए व्यक्ति क्या है लाभदायक बन जाता है। ये सब उन्होंने किसके एग्जाम्पल से बताया? चंदन के एग्जाम्पल से बताया। मेन यही है। अगर आपने दोस्तों ये वीडियो अच्छे से देखी, टेक्स्ट पढ़ लिया, तो आप इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से कर पाएंगे और प्रश्न जो आएगा उसका उत्तर भी बहुत बढ़िया से लिख देंगे। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो दोस्तों बहुत जल्द आएगी यूट्यूब पर।